जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल के जो पिछले 2 मंथ में जितने भी घटित घटना हुई थी उसको हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है ना नेशनल स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी घटित घटनाएं हुई है पिछले 2 मंथ में उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और अभी आज के सेशन से हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नमेंट यानी कि राज्य व्यवस्था एवं शासन को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जैसे कि हम लोग बिहार स्पेशल को पूरा डिटेल से चर्चा कर चुके थे, जो पिछले 2 महीनों में घटित हुई घटनाएं थी, हम लोग पूरा डिटेल से उसको प्रैक्टिस भी किए थे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं मेंस में। तो उन तमाम बिंदुओं को हम लोग चर्चा कर चुके थे बिहार स्पेशल में। और आज के सेशन से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो देखने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसको कवर करने के दरमियान जो हम लोग प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और मेंस में कौन कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, कहां ऐड कर सकते हो, इन तमाम बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करते हुए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि ये सीरीज जो है ना आपके कोई भी स्टेट की पीसीएस तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी जो आने वाले एग्जाम्स हैं यूपीएससी 2024 में आप प्रीलिम्स देने वाले हो, तो इन तमाम चीजों के लिए जो है ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो ये सीरीज आप सभी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स। और आज के सेशन का हम लोग पहला आर्टिकल्स देखने वाले हैं जो कि पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से संबंधित है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें एक अधिनियम चालू किया गया है, उसका नाम है मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम। मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, मतलब नाम से भी हमें यह समझ में आता है कि ये क्या होता है। मानव अंगों का प्रत्यारोपण मतलब बोले तो क्या क्या हुआ है, आप अपने बॉडी का, अपने किसी भी पार्ट का जो है ना, बॉडी के पार्ट का जो है ना, आप इसका अनुदान कर सकते हो, यानी कि आप किसी और को दे सकते हो। यदि जैसे होता है ना कभी कि आपका जो है ना मतलब कि डेथ करने वाले हो, तो उसके दरमियान आपके बॉडी में कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी और को काम देने वाले हैं। जैसे कोई बच्चा है और बच्चे के अंदर में कुछ विकलांगता है, तो उसमें आप कन्वर्ट करा सकते हैं, आप अपना जो है ना उसको दे के ये कवर करवाए जा सकते हैं। तो इसी दरमियान इसी के तौर पर जो है ना एक अधिनियम लागू किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है। यानी कि उच्च न्यायालय ने क्या किया है, इसमें जो समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि आप अगर अंगों का प्रत्यारोपण करते हैं तो उसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि जीवन है तो मतलब इसके लिए तो आपको समय सीमा भी बनाना पड़ेगा ना। अब मान के चलो आप किसी को जरूरत है अभी 10 दिन के अंदर में कोई पार्ट, अगर उसको ना मिले तो उसके लिए तो दिक्कत है ना। इसी वजह से इसमें समय सीमा को निर्धारित किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए ये अपडेट है, इसीलिए करंट में है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आप जो भी कार्य करेंगे वो समय सीमा के अंतर्गत ही करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। कहा जाता है मानव अंगों और ऊतकों, है ना, मानव अंगों यानी कि मानव ह्यूमन पार्ट्स और जो है ना टिश्यूज का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को जो वर्ष 2011 में संशोधन के बाद मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण नियम 2014 बना। यह भारत में अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनी ढांचे का निर्माण करता है। देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे पहली बात तो ये हुआ कि मानव अंग और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम सबसे पहले 1994 ईस्वी में बनाया गया था। और हमारे संविधान में जो है ये संशोधन की व्यवस्थाएं हैं, है ना। कोई भी मतलब आर्टिकल्स को हम लोग संशोधित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस अधिनियम को भी संशोधन किया, इसमें कुछ बदलाव किया। संशोधन मतलब होता है कुछ नया जोड़ना या कुछ उसमें से ऐसी चीजें हैं जिसको हटा देना। इसी तरह से कुछ ना कुछ बदलाव करने की बात जो है ना उसको हम लोग संशोधन कर सकते हैं, मतलब संशोधन वही होता है, ठीक है। उसी प्रकार 1994 में यह बना था और उसके बाद 2014 में इसको संशोधित करके इसको जो ना मानव अंगों और ऊतकों का प्रतिरोपण नियम बना दिया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, पहले अधिनियम हुआ करता था, उसके बाद नियम बना दिया गया। ओके, तो ये आप इतना तक ध्यान रखेंगे, इसका यह इतिहास है। उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। क्या कहा जाता है, अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के प्रावधान जो जीवित प्रदाता होते हैं, ठीक है, जीवित प्रदाता है ना, जो जिंदा है वो प्रदाता, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मृत्यु से पहले अंगदान कर सकते हैं। यानी कि 18 साल से जो ज्यादा के उम्र के एज के अगर कोई व्यक्ति हैं और वो मृत्यु से पहले कोई भी बॉडी के पार्ट जो है वो अंगदान कर सकते हैं, आप वो डोनेट कर सकते हैं। जिसमें नाबालिग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो नाबालिग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उसके लिए विशेष प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है,
मृत दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए निकट संबंधियों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर मान के चलो कोई भी व्यक्ति मर गया है, मृत दाता है ना, जो मरे हुए हैं, और उसके अंग को प्राप्त करने के लिए जो है ना, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति मर गए हैं और उसका कुछ अंग जो है ना सोच रहे हैं लेने का, है ना, प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं अगर ये पार्ट मिल जाता है तो हमें इसकी जान बच जाएगी, कुछ भी हो सकता है, इसके जीवन बच जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो मरेंगे ना उससे रिलेटेड, उससे जो संबंधित होंगे, जो रिलेटिव होंगे, उससे ये आपका परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे अपने मन से, नहीं, ये भी आप प्रावधान में आप समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है अन्य प्रावधान में। अन्य प्रावधान जैसे कि आपका प्राधिकार समितियां में क्या हो जाता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकार प्राप्त समितियां अंग आवंटन और प्रत्यारोपण प्रक्रिया की निगरानी करती है। देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इस पॉइंट से इसको आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहली बात ये तो पारदर्शिता होगी, मतलब पारदर्शिता के लिए ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बोले तो ये संपूर्ण रूप से आपका देख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो उसके बारे में और पूछ सकते हो, इसके बारे में कहा जा रहा है। और इसमें आपका प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे जैसे कि आपको ये पूछे जाएंगे कि अंग आवंटन और प्रत्यारोपण प्रक्रिया किसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अंग आवंटन और प्रत्यारोपण प्रक्रिया जो है ना किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है ना अपना आपका राज्य स्तरीय प्राधिकार प्राप्त समितियां के अंतर्गत ये आएंगे, राज्य स्तरीय प्राधिकार के अंतर्गत आएंगे, प्राधिकार समितियों के अंतर्गत आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपको देखोगे ना प्रीलिम्स में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आपको देखोगे तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि किसके अंतर्गत आते हैं, कोई भी चीज हो, सिर्फ यही नहीं, किसी भी तरह के आप इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, कम से कम 1 से 2 सवाल देखने को मिला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट प्रावधान आपका प्रत्यारोपण केंद्र बोले तो ये केवल ध्यान देना, केवल पंजीकृत और अधिकृत प्रत्यारोपण केंद्र ही निर्धारित मानकों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य प्रत्यारोपण कर सकते हैं। मतलब ये केवल पंजीकृत और अधिकृत प्रत्यारोपण केंद्र ही इसका निर्धारित करेंगे और निर्धारित मानकों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य प्रत्यारोपण कर सकते हैं। मतलब इसमें प्रत्यारोपण केंद्र का जैसे सेंटर होता है ना, सेंटर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसी प्रकार इसका एक केंद्र है, सेंटर्स हैं, प्रत्यारोपण केंद्र। मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल से क्या है, इसका पंजीकृत करना, ये अंगदाते कौन है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करना, उसके बाद इसमें जितने भी रूल्स हैं, प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उसको वो फॉलो करेंगे, उसके बाद ही ये कुछ होने वाले है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें आपका जो भी चीज़ होंगे वो प्रोटोकॉल के अनुसार ही होने वाली है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका कहा जाता है वित्तीय सहायता बोले तो जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, आप इसके माध्यम से अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हो, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो जैसे कि बीपीएल है ना, बीपीएल मतलब होता है ना कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और एपीएल होते हैं कि जो अमीर हैं, लगभग गरीबी रेखा से ऊंचे हैं। तो इसमें अंतर्गत जो है ना परिवारों को व्यक्ति का प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं और प्रत्यारोपण के बाद की अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर बोले तो इसमें अंगदाता के तौर पर जिस तरह से आपका ये, अगर मान के चलो बॉडी में कुछ कर रहे हैं, अगर मान के चलो आपके बॉडी में अगर कोई पार्ट निकाल रहे हैं तो उसमें काट फाड़ तो होगा ही, उसके दरमियान उसको साफ करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मांस को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई दवाई तो लगना ही होगा। उसका दवाई का नाम है एक इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। ये दवाएं के खर्च सारे के सारे ये जो ना ये सहायता वित्तीय सहायता के तौर पे करेंगे, आपको नहीं करना होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेंस में इस तरह से आप पॉइंट्स लिख सकते हो इसको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कहता है गोपनीयता। ये गोपनीयता क्या है, कानून द्वारा अधिकृत विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर दाता और प्रदाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जो कानून के अंतर्गत, जो जैसे कि आपका कानून के अंतर्गत डॉक्टर वगैरह जो भी आएंगे इसमें, उनको ये जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा जो अंग दे रहे हैं, दाता है, और जो प्राप्त करता है, इसके बारे में इसको गोपनीय रखा जाएगा, इसमें किसी को कुछ नहीं पता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, यही है अंग प्रावधान का जो है ना ये नया अधिनियम, मतलब ये पुराना ही है, इसमें जो नया क्या क्या है समय सीमा को निर्धारित किया गया है, इसी वजह से ये करंट था और इसीलिए इस आर्टिकल्स को हम लोग कवर किए हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल्स कंप्लीट में मतलब सही तरीके से आपको समझ चुके होंगे। और इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका बंगाल की खाड़ी के पास मिला AN-32 विमान। AN-32 विमान जो है ना बंगाल की खाड़ी के पास मिला है। ये एक विमान है, इसमें क्या हुआ, ये 7 साल के बाद जो है ना मिला है। इसमें क्या हुआ था, इसमें लगभग टोटल 29 जवान सवार थे, वो चले और मतलब ये सही तरीके मिला नहीं, और सही जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचे।
तो उसके बारे में ये आर्टिकल्स हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में इसके कुछ अंग मिले हैं, कुछ प्रावधान, कुछ जो है ना इसके विमान मिले हैं, तो उसमें कुछ मतलब कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि ये हमें दावा करते हैं कि यही है आपका AN-32 विमान। देखिए इसमें आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है, कहते थे लगभग 7 वर्ष पहले भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 लापता हो गया था जिसमें 29 जवान सवार थे। ठीक है, तो ये उसके बाद आगे AN-32 के बारे में आप हम लोग समझते हैं। AN-32 मतलब ये एक मध्यम श्रेणी का परिवहन विमान है जिसने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी। एक प्रकार का ये मिडिल तरह का जो ना मध्यम श्रेणी का एक परिवहन विमान था जो चेन्नई से निकली और इसको पहुंचना था पोर्ट ब्लेयर के लिए। ठीक है, लेकिन उसके दरमियान ही ये घटना घटित हो गई। ओके, उसी प्रकार इसमें देखिए अगला पॉइंट्स में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT ने साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग यानी कि सोनार का उपयोग करके बड़े पैमाने पर इस खोज अभियान को चलाया गया। चेन्नई तट से लगभग 310 किलोमीटर दूर समुद्र तल पर इस विमान का मालवा होने का संकेत मिला है। मतलब ये होता है, देखो इसमें सबसे पहली बात, इस विमान के बारे में सबसे ये किस संस्थान के अंतर्गत आएंगे, ये संस्थान आएंगे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत, NIOT के अंतर्गत। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में ये से सवाल बनाए जा सकते हैं विमान के बारे में, और ये अभी करंट्स में भी है तो इसके बारे में आप समझ सकते हो। और विमान अभी तक तो लगातार चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई मिसाइल हो, विमान हो, लगातार नया नया बन रहे हैं, बाहर बना रहे हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस बनाए जाने की संभावनाएं होती है। तो कहा जाता है कि देखिए ये एक संस्थान है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। इसने क्या किया है, ये सोनार के माध्यम से इसकी पता लगाने की कोशिश किया है। सोनार क्या होता है, सोनार जैसे आप समुद्र है, ये पानी है, ठीक है, पानी का स्तर है। सोनार एक प्रकार का रेजिंग होती है, मशीन टाइप का होता है। ये यहाँ से जो है ना इस अपना ध्वनि को छोड़ती है, ये समुद्र के नीचे छोड़ती है। और इसमें जो है ना आपका जैसे कि कोई भी ये सोनार का इतना ध्वनि तेज होती है कि इसको पानी को आर पार करने के बावजूद इसको पता चल जाता है। और उसके बाद कोई चीज अगर इसके सामने में आ गया, जैसे ये आपको विमान का कुछ साक्ष्य मिला है, तो इसके दरमियान जो यहाँ से आपके ये टकरा के फिर रिटर्न चले जाते हैं। जैसे आप बोलोगे कोई भी चीज दीवार में, देखना कि आपको रिटर्न वो आपको आपकी बातों को फिर दोहराएगा, है ना। वही बात इसमें है, सोनार जो है ना ये समुद्र के पानी के अंतर्गत इसको छोड़ा जाता है। तो अगर रिटर्न करा जाता है, इसके ध्वनि की जो है वो उसका गति के अनुसार हम लोग इसकी दूरी समझ में आती है कि कितनी दूरी पर कोई भी चीज है, तो इसके सहारा से इसके खोज की गई है। तो ये लगभग जो है ना आपका चेन्नई तट से लगभग 310 किलोमीटर दूर हमें ये इसके विमान का कुछ साक्ष्य मिले हैं, संकेत मिला है। तो इसलिए ये अपडेट में है, ये इसलिए करंट में है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपका कहा जाता है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी इकाई के एक रूप में विद्वान है। ये भी आप पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, है ना। NIOT के जो ये भारत सरकार के एक पृथ्वी ये विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी के ना विद्वान है। तो ये आप सभी देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये आर्टिकल हम लोग का कंप्लीट हुआ। AN-32 क्या था और क्यों अपडेट में है इसके बारे में समझ चुके हैं, और किसके अंतर्गत कौन से संस्थान इसके बारे में ढूंढ रहे थे ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है ये आपका उल्फा, है ना। उल्फा ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इससे आप मेंस में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पिछले बार मेंस में भी इस तरह से क्वेश्चन बनाए गए थे, ये इसी से नहीं बनाए गए थे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स होता क्या है, मतलब ये अब जरूरी थोड़ी है कि आप इस साल कुछ घटित हुआ तो अगले साल भी यही घटित हो, इसी प्रावधान में बदलाव हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से सवाल बनाए जाते हैं, किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं। जैसे संस्थान टाइप से बनाए जाते हैं, खेल से संबंधित बनाए जाते हैं, तो हम लोग को उस पर ज्यादा फोकस करनी होगी। देखोगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखोगे सही तरीके से देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग, मैं क्लास में बोलता भी हूँ, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस की क्वेश्चन देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये असम से संबंधित है, इसको हम लोग उल्फा भी बोलते हैं, आप सभी सुने ही होंगे उल्फा। हम लोग आगे उल्फा ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये उल्फा क्या है, कब इसका लागू किया गया, क्या कार्य है उल्फा का, और ये असम में ही क्यों, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले बात देखिए इसमें क्या हुआ है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा की वार्ता समर्थक शाखा ने केंद्र और असम प्रशासन के साथ 3 पक्षीय शांति समझौता किया गया है। देखिए ये केंद्र सरकार और असम प्रशासन के साथ जो है ना 3 पक्षीय शांति जो है समझौता किया है, इसलिए ये करंट्स में अब मतलब करंट्स में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम किससे संबंधित है। आपको ऐसे भी राज्य के स्तर मतलब
आपको देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, कहा जाएगा कि तीन पक्षीय शांति समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो ये केंद्र सरकार और असम प्रशासन के बीच हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उल्फा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आप प्रीवियस के क्वेश्चन में देखोगे, जो बीपीएससी का भी प्रीवियस के क्वेश्चन में देखोगे एक फुल फॉर्मूला भी पूछ दिया था, है ना, 69 में। तो आप इस तरह से सवाल देख सकते हो, इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसके बीच तीन पक्षीय शांति समझौता किया गया है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये पृष्ठभूमि। अब उस उल्फा के बारे में हम लोग समझते हैं। ये हम लोग देखिए क्या कहा जाता है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में असम की समृद्ध संस्कृति को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जब 19वीं शताब्दी के शुरुआती तौर पर जो है ना, असम को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था संस्कृति के क्षेत्र में, तो इसके बारे में ये समझ में आ रहा है। उसके बाद कहा जाता है इसका मुख्य कारण था राज्य में चाय, कोयला और तेल उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप यहाँ आने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि थी। यहाँ प्रवासियों की संख्या में वृद्धि थी। देखोगे आप अगर इतिहास पढ़ोगे, पूर्वोत्तर भारत का बारे में आप समझोगे, जानोगे, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि असम के जो है ना निवास में, असम राज्य जो है वो अपने आसपास के, जैसे आपका बिहार हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, ये सब राज्यों से बहुत सारे ऐसे प्रवासी थे जो असम में जाके अपना व्यापार करते थे, जैसे कि चाय की खेती करते थे, कोयला हो गया, तेल उद्योग हो गया, इन तमाम जो है ना व्यापार उद्योगों के लिए काफी ज्यादा मतलब वहां पे लोग जाते थे। तो इससे क्या होता था, देखो आप होता क्या है, कोई भी क्षेत्र में अगर अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, कोई ना कोई दौर चलाएंगे। जैसे आपका अपना भारत को ही देख लो, पहले ब्रिटिश आए, मतलब कि पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डच आए, स्पेनिश आए, सब कोई आए। तो सबके अलग अलग तरीके से आने के बाद जो है ना, यहाँ अनबन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ के राजाओं हो, देखोगे आप मीर जाफर, मीर कासिम, है ना, ये सब आप इतिहास में समझते ही होंगे। तो इस तरह से असम में भी वही हुआ, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग आए, पाकिस्तान के भी काफी सारे लोग थे। तभी स्वतंत्रता से पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत एक ही हुआ करते थे। तो बांग्लादेश का लगभग लोग असम में थे। तो इस तरह से जो जितने भी लोग थे ना, तो इसके माध्यम से असम में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हुआ था। यहाँ पे युद्धों का भी जो है ना भावना हुआ था, और सुरक्षा के तौर पर ये वृद्धि हुई थी। इसलिए जो ना भारत की सरकार ने, राष्ट्रपति के द्वारा इसको जो ना और सुरक्षा क्षेत्र भी घोषित किया गया था, है ना। तो इसके बारे में कहा जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई। ओके, देश का विभाजन और फिर पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के संयुक्त रूप से प्रवासन के कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच असुरक्षा की भावना वृद्धि हुई, जैसे भी को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डिटेल से बताया, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका कहा जाता है कि संसाधनों के लिए प्रतिद्वंदिता ने 6 वर्षीय आंदोलन को जन्म दिया। संसाधनों के लिए प्रतिद्वंदिता ने 6 वर्षीय आंदोलनों को जन्म दिया, जिसकी परिणति वर्ष 1985 के असम समझौते के रूप में हुई, जिसमें राज्य में आने वाले प्रवासियों के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। ये 6 वर्ष का एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जो है ये असम में आने वाले प्रवासियों के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। देखिए जितना ज्यादा लोग आएंगे, अलग तरह के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपना राजनीति अपनाएंगे, तो इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो क्षेत्र स्तरों पर। तो ये बातें कही गई है। उसके बाद हम लोग उल्फा के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग जस्ट जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो उल्फा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें कहा जाता है उल्फा की स्थापना 1979 में की गई थी, यानी कि 1979 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से असम को भारत से अलग करना। यानी कि उल्फा का मुख्य उद्देश्य यही था कि सबसे पहले इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि असम को जो ना भारत से अलग कर दे, इसको एक अलग तरीके से राष्ट्र बना दे। तो इसका एक यही मुख्य कारण था। उसके बाद कहा जाता है एक दशक से भी अधिक समय तक उल्फा ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु म्यांमार, पाकिस्तान और चीन में सक्रिय रहकर अपने संगठनों में लोगों को भर्ती किया और उन्हें प्रशिक्षित किया, और इन लोगों को उपयोग राज्य के अपहरण, हत्या और अन्य जघन्य अपराधों को अंजाम देने की कोशिश किया। तो यही है उल्फा के बारे में, है ना। तो इन तमाम चीजों को आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद कहा जाता है 1990 में सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन बजरंग के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में उल्फा के लड़ाकों को पकड़ा गया, यानी कि उल्फा के अंतर्गत जितने भी लड़ाका थे उसको भी ये पकड़ा गए। और उसके बाद असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि असम को जो है
कि अशांत क्षेत्र के रूप में भी इसको घोषित किया गया था, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि आस्फा का उपयोग करना आवश्यक हो गया। यह आस्फा क्या होता है? आस्फा होता है क्या, जैसे कि कोई भी राज्य में कोई भी क्षेत्र में अगर कुछ ज्यादा ही दंगा वगैरह हो रहा हो तो उसके क्षेत्र पर जो राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे सशस्त्र बल विशेष प्राधिकार लगाया जाता है कि सशस्त्र बल, पुलिस फोर्स, ये ऐसे लगाए जाते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को जो है ना वो गिरफ्तार कर सकता था, किसी भी व्यक्ति के घर पे वो छापा मार सकता था, किसी के बिना परमिशन के ही, सिर्फ संदेश के अनुसार, जैसे था ना रोल एक्ट के अनुसार, उसी तरह से भी संदेश के अनुसार ये कर सकते थे। आस्फा नियम भी असम में लागू हो गया था, है ना। उसके बाद कहा जाता है वर्ष 2011 में भारत सरकार, असम सरकार और उल्का के बीच बातचीत हुई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखिए क्या कहा जाता है, ये आस्फा के बारे में देखिए बताया जा रहा है। आस्फा सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बिना वारंट कहीं भी तलाशी लेने, गिरफ्तार करने व बल प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र एवं निरंकुश अधिकार प्राप्त है। उसके बाद वर्तमान में यह अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे ये लागू है। आसपा अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर में ये कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में कहा जाता है शांति संधि से संबंधित प्रमुख शर्तें। ये शांति जो अभी समझौते किए गए हैं केंद्र सरकार और असम प्रशासन के बीच, उसके बीच जो शर्तें लागू की गई है कि नहीं ये शर्त होनी ही चाहिए, तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। कहेंगे कि आपका 3 पक्षीय जो है शांति पक्षीय समझौता किया गया, उसमें से निम्नलिखित में से शर्तें नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है वाला पूछा जा सकता है। इसमें से 3 ऑप्शन में रहेगा, एक कुछ और दे सकता है, तो आपको वही ढूंढना है ना। तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। ये कथन और कुड वाला में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कहा जाता है उल्का हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे और समूह को भंग करेंगे। उल्का जो नहीं, हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं और समूह को भंग करेंगे कि आप इकट्ठा समूह जो है उसको भी इसको विनाश करना है, उसको भी भंग कर देना है। और वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेंगे। वो जो है ना लोकतंत्र के तौर पर सब कुछ करेंगे, जो लोकतंत्र कहेगा वही सबको करना ही होगा। उसके बाद वे अपने शिविर और हथियार को त्याग करेंगे। इसमें कोई भी हथियार को लागू नहीं करने वाले हैं, इसको त्याग करना होगा। यही समझौते में शर्तें लागू की गई थी। और भविष्य में असमिया परिसीमन अभ्यास में 2023 के परिसीमन अभ्यास में उल्लिखित दिशा निर्देशन का पालन करेंगे। देखिए असनियम यानी कि असम के जो है ना परिसीमन, असम के असमिया हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग कहाँ से हो, असमिया हो, कहाँ से हो, बिहारी हो, है ना। तो अब इस तरह से असमिया परिसीमन अभ्यास में 2023 में लागू किया गया था, उसके जो निर्देश दिए गए थे उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद कहते हैं असम सरकार को असमिया पहचान, संस्कृति और भूमि अधिकारों के बारे में उनका की चिंताओं का समाधान करना चाहिए, है ना। ये सरकार के बातें कही गए। उसका नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है असम के व्यापक विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये भी शांति में सम्मेलन में, ये समझौते में ये भी बातें रखी गई है, ये भी शर्तें लागू की गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कितने रकम रखा गया था, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बातें रखी गई है। तो इस प्रकार ये भी आर्टिकल्स हम लोग का कंप्लीट हुआ। उल्फा के बारे में, है ना, AN32 के बारे में, उसके तब मानव अंगदान के बारे में हम लोग आज के सेशन में हम लोग 3 आर्टिकल्स को कवर किए हैं, है ना। आज के सेशन में हम लोग का पॉलिटी का शुरुआत था और इस तरह से शुरुआत में हम लोग 3 आर्टिकल्स देखे थे, तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। आपको जैसे मैंने बताया था 20 से 25 मिनट तक का सेशन आएगी, रेगुलर आएगी। उसी में मैं पूरा का पूरा जो मंथली मैगजीन्स आई है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो मैं इसी तरह छोटी छोटी सेशन ला के आपको कंप्लीट करा दूंगा। और बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास के बारे में आप रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।